मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम बरवाला निवासी याकूब ने जमील नर्सिंग होम के डॉक्टर असजद जमील पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। याकूब का कहना है कि उनकी पत्नी सलमा के पैर का ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने ड्रिल मशीन की स्टील बीट पैर के अंदर ही छोड़ दी, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। दर्द बढ़ने पर दोबारा जाँच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोप है कि डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की और मना करने पर इलाज से इनकार कर दिया, जिससे अब महिला का पैर काटने की नौबत आ गई है। मामले में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई की बात कही है। याकूब है जी मेरा। जी डॉक्टर जमील के हमने अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराया था और ऑपरेशन डैमेज हो गया, वो उसमें ड्रिल मशीन की बीट छोड़ी हुई है और 7 महीने से परेशान है हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, प्रधान जी भी गाँव के आए थे और विधायक साहब का भी फ़ोन कराया हमने, डॉक्टर साहब नहीं माने। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है। डॉक्टर जमील, असद जमील, अंसारी रोड पर हड्डी का ऑपरेशन हुआ था जी, पैर की प्रॉब्लम आई कि उनके पैर का दर्द खत्म नहीं हुआ। बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहे और मैं 8वें दिन की दवाई देते रहे। 5,000 रुपये हफ्ता की दवाई थी, 1 महीने कम से कम 25,000 रुपये की दवाई देते थे। 7 महीने ऑपरेशन हो गए, 7-8 महीने के करीब हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है। हमें पता चला जी बीट छूटी हुई, जब हमने ऑपरेशन वो उनसे एक्सरा मांगा तो हमें एक्सरे नहीं देते थे हमें। उसके बाद में एक्सरा हमने ज़बरदस्ती लड़ भिड़ कर एक्सरा लिया और उसके बाद हम संतोष हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर एडमिट रखे हमने 3-4 दिन। उन्होंने एक्सरे करे, उसके बाद हमें मालूम हुआ कि इनके पैर में बीट है। ऑपरेशन होगा जी उनका। ऑपरेशन करने के लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम परेशान हैं जी। हम के यहाँ भी गए और बहुत खुआर लगाई हमने, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हो आप? हम तो मदद चाहते हैं जी, आप मदद दिलवाओ हमें। लापरवाही के चलते हमारी बीबी पैर भी कटने की संभावना हो रही है जी, सेप्टिक फैल गया है। ये हम कार्रवाई चाहते हैं, आप हमारी कार्रवाई करो। आश्वासन दिया है कि आपके लिए बहुत कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ इनका हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। हाँ, देखिए शिकायत अभी अभी मुझे मिली है कि अंसारी रोड पे कोई डॉक्टर असद जमील हैं, जिन्होंने मई के महीने में किसी की महिला का पैर का ऑपरेशन किया था। अभी शिकायत प्राप्त हुई है तो इसकी टीम गठित करके हम पूर्ण जांच करेंगे। जो भी होगा, अगर डॉक्टर साहब की गलती है तो हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। जो भी विभागीय कार्रवाई वो हम करेंगे। नहीं, देखो ये जांच का विषय है। अभी हमें शिकायत मिली है, इसकी टीम, मैंने बताया कि टीम गठित करके इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी होगा वो आपको बता देंगे। मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ अब महिलाओं ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने तुलसी पार्क में बैठक कर गंभीर मंथन किया और एकजुट होकर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया। महिलाओं का आरोप है कि RDF के नाम पर मिलों में कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे जिले में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को महिलाएं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगी। महिलाओं ने साफ कहा कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जब तक प्रदूषण पर रोक नहीं लगती, संघर्ष जारी रहेगा। मैं पूनम चौधरी। आज हम यहाँ पर जो सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, आज हम यहाँ पर हमने यहाँ पर कसम खाई है कि हम मुजफ्फरनगर जिले को प्रदूषण मुक्त करेंगे। हम पर्यावरण को हरा भरा करने की आज हमने कसम खाई है कि हर जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ से पेड़ कट रहे हैं उसकी आवाज उठाए जाएंगे और जो यहाँ पर जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो फैक्ट्रियां, जो कोल्लू, आज उनके लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। मंडे में हम ज्ञापन देंगे और इस मुजफ्फरनगर जिले को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ पर सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और हम बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर सोमवार में डीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे। देखिए, महिलाओं का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी जो बच्चे हैं वो हमारे प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं, पानी पी पी कर बीमार हो रहे हैं। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो तो अपने घर में RO वाटर लगा लेंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी के सिर के बाल झड़ रहे हैं, तो सब प्रदूषण हो रहा है। इसलिए महिलाओं को आगे आना पड़ा, क्योंकि घर महिला ही चलाती है। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब योग साधना केंद्र बघरा के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई, जिसमें तितावी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी दूधाधारी में कथित बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध रूप से रहने का दावा किया गया। पोस्ट के बाद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जिन परिवारों को रोहिंग्या बताया जा रहा है
वे दरअसल प्रजापति समाज के हिंदू मजदूर परिवार हैं, जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। ग्रामीणों और बीएलओ का आरोप है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। सावेंद्र कुमार मैडम है बीएलओ मेरी, उनका ड्यूटी है। अच्छा। खेड़ी दूधाधारी। वो पूरा मामला कोई मीटर तो हमारे पास है नहीं जी। 15 साल 20 साल हो गए ना यहाँ रहते हुए। सारे इनके कागजात हैं, SIR करा हमने इनका, 2003 तक का डाटा है इनका। और जमीन भी इन्होंने यहाँ खरीद के उसमें रह रहे सब। इन्हें सरकारी योजनाएं मिली हुई 10-15 साल से। कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, टंकी का फिटिंग है, कनेक्शन है। 6-7 परिवार हैं, 100-125 लोग होंगे। कश्यप समाज की जाति है। कश्यप समाज बताया इन्होंने कुछ जाति प्रमाण पत्र है हमारे पास, जाति प्रमाण पत्र है। हो सके जी, ग्राम पंचायत का इलेक्शन आ रहा, उसका कारण भी हो सके, या तो ये बेहतर तो वही बताओगे जिन्होंने कंप्लेन करा। 15-20 साल हो गए जी। बल्कि वोट तो इनकी 2-3-4 साल से हमने बनाई नहीं। पहले तो इनका यही फैला रखा था कि ये रोहिंग्या, तो हमने बनाई नहीं थी इनकी। हम भी 10-15 साल से BLO तो हमने बनाई नहीं। अब जब इनके सब कागज पेपर सब चेक करे तो पात्र है वोट के भी। राशन कार्ड इनका कोई बेचारों का पढ़ा लिखा कोई है नहीं। हाँ, ये तो काम करने चले जहाँ लेडीज और इनके जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ रह रहे हैं, छोटे बच्चे, उनमें इतने पढ़ाई लिखाई वाला कोई है नहीं। चक्कर काटते तहसील के, ऐसे राशन कार्ड बनता नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा क्षेत्र के खेड़ी दूधाधारी ग्राम के लोगों के द्वारा सूचना मिली है कि उनके गांव के अंदर 7-8 वर्षों से ग्राम समाज की भूमि पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों ने मकान बना लिए हैं और ये 60 परिवार के लगभग हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से कहना है इनकी गहनता से जांच की जाए और 1971 की जनगणना में यदि इनका नाम नहीं है तो फिर इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके मकानों को गिराया जाए। मुजफ्फरनगर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दिवंगत महिला मुख्य आरक्षी की मां ने अपने नाबालिग नाती नातिन की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थनी का आरोप है कि बच्चों के पिता ने उनकी बेटी के जीवन काल में भी कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब बच्चों को जबरन ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नानी का कहना है कि बाल कल्याण समिति गाजियाबाद के आदेश के अनुसार बच्चे वहीं रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दबाव बनाकर बच्चों को बुलाने की कोशिश हो रही है। प्रार्थनी ने आरोप लगाया कि बच्चों के पिता पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। ऐसे में बच्चों का भविष्य और सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने जिलाधिकारी से बच्चों के हित में हस्तक्षेप कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बसंती लिए मैं ऑफिस आने का कारण ये है कि मेरी बेटी यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थी। उसकी फिलहाल ड्यूटी दादरी थाने नोएडा में थी। वो ड्यूटी के लिए जाते हुए उसका किसी कारण तो उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट करने के उसमें जो उसका मेरा दामाद था वो 2 साल से अलग ही रह रहा था और मैं उसके बच्चों की संभाल करने के लिए मैं रह रही थी। जब से शादी करी थी 9 साल से उसके बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे अब जो उसे अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता था। और अब जैसे ही उसकी वो हुई तो जैसे ही उसमें मर्द-वीर में तकरार था तो वो बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी डायरी उसकी लिखी हुई पाई हमें बाद में, जब नहीं हमें पता आनन फानन में क्या हुआ कैसा हुआ, पर जब वो बाद में मिले तो हमें शक है कि उसने ही मारा। 9 साल से बच्चों को मैं ही रख रही थी अपने पास, अब 2 साल से गाजियाबाद रह कर वो कर रही थी। इसकी इंक्वायरी आप कहीं भी कर सको। और अब उन्हें बच्चों को लेने के लिए जब तो ना उसकी मट्टी लेने के लिए आया ना उसे क्या है उसकी तहरी पे आया, जो भी गाँव के रीति रिवाज हैं किसी में नहीं आया। और अब जब उसे कहीं से कुछ नहीं मिला तो वो बच्चों को लेने के लिए कि इसका बच्चे मेरे पास होंगे तो उसका सब नौकरी सब मेरे पास आवेगा, तो बच्चों को लेने के लिए अब वो बाल कल्याण समिति में गुहार वो लगा रहा है, नोटिस भेज रहा है बार बार। विकास कुमार।
मामला ये है कि मेरी बहन थी, पुलिस में गाजियाबाद में कार्यरत थी। वो वहीं पर रह करके अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी। मम्मी मेरी उसमें साथ में रहती थी। पर पति के साथ में विवाद चल रहा था। लगभग 2 साल से अकेला एकांकी जीवन जी रही थी। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसी को गई पुलिस विभाग की तरफ से। उसने उसमें कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं, डेड बॉडी को लेने नहीं पहुंचा, गाजियाबाद मोर्चरी नहीं पहुंचा। अंतिम संस्कार भी समाज में लज्जित होते हुए हमें अपने गांव में ही करना पड़ा। उसके बाद अपने ग्राम प्रधान से या खुद जैसे भी करके वहां से एक प्रपत्र जारी करवाया कि भाई मैंने अपने अंतिम संस्कार अपने गांव में किया। जबकि बुढ़ाना सीओ साहब और बाकी मुजफ्फरनगर से जो गार्ड गई थी सलामी के लिए, वो सब गांव हरिया खेड़ा में हुआ था। सबको पता है, गांव गांव 24 पूरी सब गवाह है कि भाई अंतिम संस्कार हरिया खेड़ा में हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को उसके पिता से मिलने के लिए गाजियाबाद के लिए आदेशित किया जाए। तो कोई अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी अभी तक? अभी डीएम साहब से, एडीएम साहब से मुलाकात हुई थी। क्या उन्होंने मैं ये आश्वासन दिया कि हम इसमें करेंगे जो भी हो सकता है संभव। ठीक। देखिए, जो लैंड फॉर जॉब मामले में माननीय न्यायालय का आया है निर्णय, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन ये सबको पता है कि ये पूरा मामला समाप्त हो चुका था। लेकिन इस जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। न्याय मिलेगा, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये जो जांच एजेंसियों के माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? जांच एजेंसियों पर, ईडी पर तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। ये तो सबको पता है कि आज इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुआ है, हो रहा है। ये जनता सब देख रही है। जो वंचितों शोषितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं गरीबों के मसीहा को। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? अरे आगे की कानूनी जो सलाह लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया है, अभी तो आरोप तय हुए हैं, अभी आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। जुम्मा आते के साथ ही जिहादी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ऐसा पिछले कई दशकों से देखने में आ रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाज बन जाते हैं। आखिरकार ये जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, और ये जो इस्लामिक जिहादी संस्कृति है, इसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले ही तुर्कमान गेट पर जिस तरह से इन्होंने पत्थरबाजी की है, उसके बाद ये पहला जुम्मा है। पुलिस प्रशासन, शासन को भी सजग रहना पड़ेगा, समाज को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन जिहादी अतिवादियों के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई पहले से अंकुश लगा कर आए, जिससे कोई किसी तरह का उपद्रव ये न फैलाने पाए। ये जो जिस प्रकार से बात तो ये कानून की करते हैं, संविधान की करते हैं, लेकिन उसी को दता बताते हैं। ये बेहद गंभीर है। समाज को भी सचेत रह करके, और इसमें पुलिस प्रशासन, शासन और सुरक्षा एजेंसियों की नाक, कान और आंख बनना पड़ेगा। देखिए, 100 दिन की गारंटी पूरी कर लो, ये सरकार आने के बाद में मनरेगा के मजदूरों को समय पे रोजगार नहीं मिलता है। उनको अप्लाई करने पर मना कर दिया जाता है, अप्लाई भी नहीं करने दिया जाता है, और ग्राम विकास अधिकारी उनको ट्रकाते रहते हैं, जो ऊपर से सरकार ने मना किया हुआ है। ऑलरेडी जो है मनरेगा का जो है औसत, वो धीरे धीरे गिरता 57-58 दिन पे ही आ चुका है। 125 दिन किसको देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी, मजदूरों का 100% पैसा भारत सरकार देती थी। अब वो बंद कर दिया। अब 60-40 का रेशो रहेगा, और उसमें भी बजट तय रहेगा। उस बजट से आगे अगर कोई रोजगार मांगता है तो पूरा पैसा राज्य सरकारों को दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ने तो कल जो दिल्ली से चिट्ठी आई थी वो पढ़ के सुना दी, लेकिन राजस्थान के क्या हालात है जरा इस पर बताते वो।
कि हमारी कंडीशन क्या है। हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा हो चुका है ऑलरेडी। आज स्कीमों को पूरा करने के लिए आपके पास बजट नहीं है। हॉस्पिटल की, एजुकेशन की और सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं वो कमजोर हो गई हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो मनरेगा का पैसा और आप कहाँ से दे दोगे? डबल इंजन कहने से काम नहीं चलेगा। डबल इंजन का एक भी फायदा कोई नजर आया हो तो आप बताइए? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज ये सरकार कर रही है। अब श्री अखिलेश यादव जी एसएसपी या डीजीपी तो नहीं है ना। अगर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ वोट बढ़ता है, 2 करोड़ वोट बढ़ता है तो अखिलेश यादव जी के लिए भी अच्छी बात है। जितने मतदाता होंगे, वास्तविक मतदाता होंगे, यदि उन्हें वोट डालने का अवसर मिलता है, उनका वोट बनता है, तो हो सकता है उसमें समाजवादी पार्टी को भी कुछ लोग वोट देना चाहते हो। तो अखिलेश यादव जी को स्वागत करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। इस पे मैंने बता दिया है। अब वो ममता दीदी या उनकी सरकार करप्शन में लिप्त होगी, ईडी सीबीआई अपना काम करेगी ना। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने पहले आह्वान किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार में देश के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे दीदी हो या केजरीवाल। कानूनी प्रक्रिया है, आरोप तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी।